हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल जो द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। टाइटल है एसिमेट्री एंड पावर। किस बारे में एडिटोरियल है, क्या की पॉइंट्स हैं, सारा डिस्कशन होगा। लेकिन पहले आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, एक जजमेंट दिया है। ये वर्डिंग्स हैं उसकी। और ये जो केस था वो था GNCTD वर्सेस LG। तो एक पार्टी जो थी वो तो थी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। GNCTD का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दूसरी पार्टी LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि दिल्ली सरकार और ख़ास करके मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी, वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हम कुछ पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हम कोई योजना लागू करना चाहते हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो उसमें हिंड्रेंस पैदा करते हैं, अड़चने डालते हैं और हमें वो काम करने नहीं देते हैं। और अभी IAS के ट्रांसफ़र्स को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन दोनों के बीच। उसी को लेकर उन सर्विसेज, पर्टिकुलरली उन सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट सामने आया। और वो जो जजमेंट था वो गया फेवर में दिल्ली सरकार के। उसी के बारे में एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। तो ये वर्डिंग्स है पहली स्लाइड में जो आप देख रहे हो। ये जो वर्डिक्ट दिया है, जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, उसके बारे में कहा गया है। मैं बता दूं आपको मोटा मोटा क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि जो एक आदर्श कंक्लूजन होगा, एक आइडियल कंक्लूजन होगा, एक निष्कर्ष जो होगा, कोर्ट ने कहा कि ये निष्कर्ष होगा कि सारा जो भी हमने दलीलें देखी हैं, जो कुछ भी एविडेंस हमारे को मिले हैं, जो कुछ भी चर्चाएं चल रही है, 2019 में भी ये केस आया था, 2022 में भी केस आया था, सारी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि GNCTD जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास कंट्रोल होना चाहिए सर्विसेज का, लेकिन 3 सर्विसेज को छोड़कर। और वो 3 सर्विसेज रखी हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इन 3 चीज़ों को छोड़ दें, बाकी सर्विसेज पर अधिकार होना चाहिए दिल्ली सरकार का। ये 3 है वो अभी भी LG के अधिकार में, यूनियन गवर्नमेंट के अधिकार में रहेंगे। आगे इन्होंने कहा कि भाई क्यों होना चाहिए ऐसा, क्या ज़रूरी है कि सर्विसेज को दिल्ली सरकार के अधीन रखना चाहिए। तो दलील दी यहाँ पे कि भाई जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं और जॉइंट कैडर सर्विसेज हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है जब भी आप किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जब भी कोई आप विजन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं। अगर आप कोई दिन प्रतिदिन मतलब डेली लाइफ का कोई प्रशासन की बात हो, है ना, प्रशासनिक चीज़ें आपको करनी है, चूँकि रूटीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, साथ में आपको कोई पॉलिसीज़ अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो उनके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि ये दिल्ली सरकार के अधीन ही हो। तभी तो सरकार जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो कर पाएगी, तभी तो सरकार डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चला पाएगी। तो ये कहना था कोर्ट का। और इसके बाद थोड़ा सा और कहा, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने हाईलाइट कर दी हैं, रेड कलर में आपको दिख रहा है। इसमें कहा कि भाई हम दोहराते हैं कि एक आर्टिकल की चर्चा भी की है, और हम जब इसको आगे बढ़ेंगे तो इस आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ये आर्टिकल क्या है। तो इसमें डिस्कशन किया गया इस आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 239AA, इसके बारे में चर्चा की गई। और कहा कि कोर्ट ने कि भाई हम इनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239AA और 2018 की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राज्यपाल हैं, इनको मानना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय लेनी पड़ेगी, इनका सहयोग लेना पड़ेगा जब भी कोई बात आएगी ऐसी चीज़ की जो कि NCTD के स्कोप में आती है, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आता है कोई विषय, उन मुद्दों में इनकी माननी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की माननी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन साथ में कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया, और ये तो हमने पहली स्लाइड में भी कहा कि ये 3 चीज़ें एक्सक्लूड की गई, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो ये एक वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो मैंने आपको एक परिचय दिया है, एक प्रेफिस बता दिया है, भूमिका बता दी है कि हम इस एडिटोरियल में आखिर क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वर्डिक्ट के बारे में जो दिल्ली सरकार के फेवर में गया है। मोटा मोटा देखें तो यहाँ कोर्ट ने सर्विसेज का जो सेक्टर है वो दिल्ली सरकार के अधीन देने का फैसला किया है। 3 चीज़ों को छोड़ा है, पब्लिक ऑर्डर को, पुलिस को और लैंड को, ठीक है। इन 3 चीज़ों को छोड़कर बाकी सारा
मतलब जो सर्विसेज वाला सेक्टर है, आईएएस है, जॉइंट सेक्रेटरी मतलब जॉइंट कैडर वाले जो सर्विसेज हैं, वो सारा किसके अधीन जाएगा? दिल्ली सरकार के अधीन जाएगा। ये डिस्कशन किया। अब मैं एक बार बता देता हूँ आउटलाइन कि आखिर द हिंदू ने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया है, द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो की पॉइंट्स, केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या इस बारे में द हिंदू में कहा गया है। टाइटल दिया था एसिमेट्री एंड पावर। एसिमेट्री का मतलब आप यूँ मान लो, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं और उसके चलते हम अंग्रेजी अखबार, जो कि द हिंदू की अगर बात करें तो जो सिविल एस्पिरेंट्स की पहली पसंद होती है, वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, घबराएं नहीं, मैंने साथ में मेंशन कर दिए हैं इसके अंदर कि क्या इनका मतलब है, तो हम आसानी से ये सब चीज़ें समझते हुए चलेंगे। तो एसिमेट्री एंड पावर के अंदर एसिमेट्री जो वर्ड है, इसका मतलब होता है इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी कह दो, इम्बैलेंस कह दो, मतलब असंतुलन, असम्मिति या इनइक्वालिटी कह दीजिए, असमानता, है ना। मतलब एक भारत जो है एक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, संघवाद का एग्जाम्पल है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती हैं, जो घटक इकाइयाँ होती हैं, स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब, इनके अंदर इनके पास भी पावर है, केंद्र सरकार के पास भी पावर है, लेकिन ये पावर का संतुलन ठीक नहीं है, इम्बैलेंस है, असंतुलन है, बराबरी नहीं है, समानता नहीं है, किसी के पास कम पावर है, किसी के पास ज़्यादा पावर है। इसको लेकर कहा एसिमेट्री। तो असम्मिति है ना, या असंतुलन एंड पावर, है ना। पावर मतलब वही आपके पास कितना पावर है, क्या है, तो उसके अंदर असम्मिति है। इसी को लेकर टाइटल दिया गया एसिमेट्री एंड पावर। अब मैं एक बार बता दूं आपको ओवरव्यू। पहली चीज़ देखो, कहा था रेंगलिंग। रेंगलिंग का मतलब है लड़ाई झगड़ा। रेंगलिंग के सिनोनिम्स डाले हैं मैंने यहाँ पे। एक है ऑल्टरकेशन, एक है आर्ग्यूमेंट, एक है बिकरिंग। ऑल्टरकेशन, आर्ग्यूमेंट, बिकरिंग, क्या है ये? लड़ाई झगड़ा। तो जो लड़ाई है, झगड़ा है, किस किस के बीच में? यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये जो सरकार है, जो GNCTD हमने कहा, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और किसके बीच? यूनियन गवर्नमेंट। इन दोनों के बीच का जो विवाद है वो एक एंडलेस सागा, सागा मतलब होता है कहानी, स्टोरी, एक अंतहीन कहानी है। ठीक है, ओवरव्यू को देख रहे हैं, केवल द हिंदू की लैंग्वेज बता रहा हूँ किस लैंग्वेज में है, बाकी हम की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो कहा कि ये जो दोनों के बीच लड़ाई है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की लड़ाई, अंतहीन लड़ाई है। हाल ही का जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट क्या होता है? डिसीजन या जजमेंट। हाल ही का जो वर्डिक्ट है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये क्या होती है? ये सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच होती है जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं। ठीक है, बेंच समझते ही हैं, पीठ बोलते हैं हिंदी में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है ऐसी बेंच जिसमें, सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच जिसमें कम से कम कितने जजेस हों? 5। और इस बेंच ने जो निर्णय दिया है, उस बेंच में 5 ही जज थे, उन 5 का नाम भी हम देखेंगे। तो हाल ही का जो वर्डिक्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय दिया है कि द इलेक्टेड गवर्नमेंट डज इंडीड हैव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्या दिया है? कि जो चुनी हुई सरकार है, मतलब दिल्ली सरकार है, उसका वास्तव में नियंत्रण है किसके ऊपर? प्रशासनिक सेवाओं पर। तो कंट्रोल किसके पास जाना चाहिए? ये जाना चाहिए दिल्ली सरकार के पास, ये कहा। इससे आगे देखिए, इससे आगे कहा कि however it is limited to service related to extent, level, degree, scale। extent का मतलब होता है लेवल, डिग्री, स्केल, स्तर, हद। ठीक है, हालांकि ये जो पावर है, ये जो कंट्रोल है सरकार का, वो सीमित है। ठीक है, ऑफ इट्स करंट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स, और कहाँ तक सीमित है? कि जितने भी आपके पास विधायी शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स विधायी शक्तियाँ होती हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स कार्यकारी शक्तियाँ हैं। तो जो भी सरकार के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वहीं तक सीमित है। ठीक है, और कह रहा है विच एक्सटेंड टू ऑल सब्जेक्ट्स। और ये जो पावर्स हैं ये कहाँ तक हैं? ये जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, जो भी विषय हैं वहाँ तक इसके पावर्स हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो वही बातें घूम फिर कर आ रही हैं, बार बार में रिपीट करोगे समझ में आ ही जाएगा मैटर आपको। क्या कहा कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सर्विसेज वाला सेक्टर है वो दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन 3 चीज़ों को एक्सक्लूड भी रखा है, ये तीनों चीज़ें इसके अधीन नहीं आएंगी। आगे कहा कि कोर्ट ने जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है। एम्फेसाइज का मतलब है स्ट्रेस या हाईलाइट करना, जोर देना।
तो कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जोर दिया है कि जो सुई जेनरिस है, सुई जेनरिस का मतलब होता है यूनिक, विशेष, जो विशेष दर्जा है, विशेष जो नेचर है दिल्ली का, एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है ना, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो विशेष एक नेचर है दिल्ली का, सो दैट इट्स यूनियन टेरिटरी स्टेटस इज नॉट यूज टू लिमिट द रोल ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो कह रहा है कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जो एक दिल्ली का एक विशेष दर्जा है, इस पे जोर क्यों दिया कि कहीं ऐसा नहीं है कि आप यूनियन टेरिटरी स्टेटस का प्रयोग इस रूप में करने लग जाओ कि चुनी हुई सरकार के जो रोल है वही आप सीमित कर दो। ठीक है, चुनी हुई सरकार के पास भी पावर है, उसकी शक्तियां हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी का नाम लेके कि विशेष परिस्थितियों में, मतलब विशेष स्थितियां इसको दे रखें, विशेष पावर्स इसको दिए हुए हैं, एक यूनिक दर्जा है दिल्ली का, तो यूनियन टेरिटरी का हवाला देते हुए कि इस पर यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा। यूनियन टेरिटरी का सीधा सा मतलब यही तो है कि यूनियन गवर्नमेंट का उस पर अधिकार होगा, है ना। तो इसमें यह कहा कि कहीं ऐसा नहीं है कि आप इसको नाम लेते लेते कि आप केवल बार बार में एक ही बात कहते रहो कि दिल्ली का एक यूनिक नेचर है ना, और आप इसकी जो चुनी हुई सरकार है उसकी शक्तियों को लिमिट करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में कहा कि 5 जज बेंच, जो 5 जजेस की बेंच है, उन्होंने एक बात पर जोर दिया है, अंडरलाइन किया है कि रिप्रेजेंटेटिव रिजिम, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व वाली सरकार, चुनी हुई सरकार मान लीजिए, रिजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट या सिस्टम, तो जहां कहीं भी रिजीम आए समझ जाइएगा गवर्नमेंट या सिस्टम से है, जो चुनी हुई सरकार है, शुड नॉट बी अंडरमाइंड। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, तो उसको कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर, किसी ऐसे प्रशासक के द्वारा, वो चुनकर नहीं आया है, जैसे कि लेजिस्लेटिव जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सॉरी, जो एलजी है उसके द्वारा। ठीक है, तो क्या कहा, 5 जज की बेंच ने एक बात ये भी कही है कि आप चुनी हुई सरकार के पावर को कम नहीं कर सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा जो चुनकर नहीं आया है, अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर है। 2 वर्ड्स यहां पे मिले हैं आपको, रिजीम है वो गवर्नमेंट या सिस्टम को कहा जाता है, अंडरमाइन है वो इरोड या वीकन को कहा जाता है। आगे कहा कि प्रैक्टिकल टर्म्स में, अब थोड़ा सा इसमें कहा कि ठीक है डिसीजन तो दे दिया सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन यहाँ पे कुछ बीच में पेच फंसता नजर आएगा, और वो पेच फंसता नजर आएगा इस एक्ट के कारण। एक GNCTD संशोधन अधिनियम है 2021 का, इसके अंदर क्या कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को और ज़्यादा पावरफुल बनाने की बात इसमें की गई थी। ठीक है, तो ये एक सोर्स रहेगा कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया ये, अब ये लेखक के विचार हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो दिल्ली सरकार के फेवर में दिया है, लेकिन यहाँ एक अमेंडमेंट एक्ट है GNCTD अमेंडमेंट 2021, जो ये दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 है, इसके अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावरफुल बनाने की बात की गई है, और ये विवाद का कारण बनेगा। और इसका जो कहा है कि भाई ये जो वैलिड है कि नहीं, इसके जो प्रोविजंस हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जो भी प्रावधान बताए गए हैं, जो प्रोविजंस बताए गए हैं, क्या वो वैलिड हैं, क्या वो सार्थक हैं, क्या वो सही हैं, ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चैलेंज है, ये इसको तय करना है सुप्रीम कोर्ट को कि इसके जो प्रोविजंस वो वैलिड है कि नहीं। तो इसका मतलब मान के चलिए कि ये एक संकेत है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई आगे और चलने वाली है। टसल कहा है, टसल का मतलब फाइट या स्ट्रगल है। तो कुल मिला के आपने एक ओवरव्यू ले लिया है। इस एडिटोरियल में क्या चीज़ें चर्चा है LG और जो दिल्ली सरकार है उसकी जो लड़ाई थी, उस विषय में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया है दिल्ली सरकार का कि सर्विसेज पर अधिकार होना चाहिए दिल्ली सरकार का, लेकिन 3 विषयों को इसने एक्सक्लूड किया है उसमें, उसी को लेकर है। अभी लड़ाई खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे एक पेच फंसता नजर आ सकता है, जो ये अमेंडमेंट एक्ट 2021 है GNCTD वाला, इस एक्ट के कारण, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल बनाने की बात कर रखी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो ये चीज़ आगे और परेशान कर सकती है। ये सब तो एक ओवरव्यू हमने लिया है। अब देखिए विस्तार से हम डिस्कस करें तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस एडिटोरियल में। तो ये कुछ अंदर की बातें, एक चीज़ होती है रीड बिटवीन द लाइंस, कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ें लेकिन उसके भीतर, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो भी हम जानते चलें। तो देखिए ये पूरा विवाद है, वो विवाद कहाँ से पैदा होता है उसकी बात करें तो ये रूट कोज जो है इस मैटर का वो है नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी की गई थी, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा, सॉरी गृह मंत्रालय के द्वारा।
ये कब किया गया था? 21 मई 2015 को। तो ये 2015 से विवाद चल रहा है। 21 मई 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। उसमें कहा गया था कि एलजी जो है उसका अधिकार रहेगा, वो पावर रखेगा किस पर? सर्विसेज पर। यहां से विवाद शुरू होता है, ठीक है। तो अब दो क्वेश्चन सामने आते हैं कोर्ट के। वो दो क्वेश्चन कौन से सामने आते हैं? एक तो ये आता है कि क्या दिल्ली सरकार के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं किस संबंध में? सर्विसेज के संबंध में। और ये बात देखिए कहां मिलेगी आपको? ये बात मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, इन चीजों में मिलेंगी, ठीक है। जो अंडर शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंड एंट्री 41, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, उसमें शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट नंबर 2 में एंट्री 41 में ये सब चर्चा की गई है किस बारे में? सर्विसेज की, ठीक है। तो क्या उस संदर्भ में दिल्ली सरकार के पास विधायी शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां हैं? एक प्रश्न ये आता है, ठीक है। तो यहां सोचना था कोर्ट को कि क्या यहां पे जो संविधान के अंदर इसकी चर्चा की है, ये जो शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंड एंट्री 41 की चर्चा की है, क्या इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं? दूसरा यहां प्रश्न बनता है कि जो ऑफिसर्स हैं वेरियस सर्विसेज के, अलग अलग जो सर्विसेज हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं आईएएस हो, आईपीएस हो, ये क्या होता है? ये यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो सिविल सर्विसेज हैं, यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो पुलिस सर्विसेज हैं, उसका है ये DANICS, मतलब दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। फिर आप आ जाइए इसमें जो दादर और नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, इन सब के अंदर जो एक सिविल सर्विसेज हैं उनको कहा जाता है DANICS, और वहाँ पुलिस सर्विस है उसको कहा जाता है DANIPS, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं अलग अलग सर्विसेज के, जैसे कि इनके एग्जाम्पल दिए, जिनको कि एलोकेट किया गया दिल्ली को, जिनको कि दिल्ली को दिया गया है, जो रिक्रूट किए गए हैं दिल्ली के अंदर, ये लोग किसके द्वारा? केंद्र सरकार या भारत सरकार के यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या ये दिल्ली सरकार के कंट्रोल में रहेंगे? तो ये दो प्रश्न यहां पे सोल्व करने थे, ठीक है। एक प्रश्न तो ये था कि क्या दिल्ली सरकार के पास वो विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सर्विसेज के नाम पर शेड्यूल 7 लिस्ट 2 और जो आपका दे रखा था ये जो एंट्री 41 में दे रखा था, क्या ये चीज़ें यहाँ जो सर्विसेज के संदर्भ में चर्चा इस बारे में संविधान में यहाँ की गई है, और इन सर्विसेज के संदर्भ में क्या इनके पास वो पावर्स थी? एक तो ये। दूसरा ये कि जो ऑफिसर्स लगाए गए हैं दिल्ली में, चाहे आईएएस लगा हो, चाहे आईपीएस लगा हो, या यूनियन टेरिटरीज के नाम पर इनकी नियुक्तियां की गई हो, क्या ये कंट्रोल में आते हैं इसके? ये दो प्रश्न बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर हैं, इसके पास विधायी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, किसको लेकर? प्रशासनिक सेवाओं को लेकर नेशनल कैपिटल में, लेकिन इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, ठीक है। ये तीसरी चौथी बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जब पूरी तह तक गई इस मामले के, तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ें देखते हुए कहा कि ठीक है, विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर, लेकिन उसमें ये तीन विषय हम शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये सारा विवाद चूंकि 2015 से स्टार्ट हो चुका था, तो क्या दिल्ली सरकार पहले भी कोर्ट गई है? क्या ये मामला पहले भी कोर्ट गया है या पहली बार में ही ऐसा हुआ? लेकिन नहीं, पहले भी इसके अपडेट्स मिले हैं। फरवरी 2019 में सबसे पहले हुआ था कि 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कुछ विपरीत व्यूज़, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ दिए थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। 2 जजेस की बेंच थी और दोनों के अलग अलग व्यूज़ थे। अब चूंकि दोनों के अलग अलग व्यूज थे, तो इसलिए ये डिसीजन चला गया किसके सामने? 3 जज बेंच के सामने रेजोल्यूशन के लिए कि भाई ये दोनों तो एग्री नहीं हो रहे, तो ये फिर 3 जज की बेंच के पास गया, और उसमें जस्टिस AK सिकरी नाम से जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। उन्होंने ये पाया कि जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स है, जहाँ पे हम ऑफिसर्स के स्थानांतरण की बात करते हैं या फिर हम ऑफिसर्स की पोस्टिंग की बात करते हैं, कौन से ऑफिसर्स? ऑफिसर्स ऑफ एंड अबव द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। इस रैंक के ऑफिसर्स या इससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स वो किसके अधीन आते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आते हैं। ये जस्टिस AK सीकरी का कहना था, ठीक है। लेकिन जो जस्टिस आलोक भूषण थे वो इस बात से सहमत नहीं हुए, वो डिसेंट हो गए। डिसेंट मतलब असहमत हो गए इस बात से, और इन्होंने कहा कि भाई टोटली आप यूं नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार के
क्षेत्र में नहीं आता है। ये दिल्ली सरकार के परव्यू का मतलब होता है स्कोप, मतलब इसके अधीन नहीं आता है, ऐसा नहीं कह सकते, इस एरिया में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले फरवरी 2019 के अंदर मामला गया। 2 जजेस की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की वो तय नहीं कर पाए, तो 3 जज की बेंच के पास गया, और 3 जज की बेंच में जो ए.के. सीकरी थे उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आता है। लेकिन जस्टिस ए.के. भूषण जो हैं, अशोक भूषण जो हैं, वो इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं दिल्ली सरकार के परव्यू के बाहर हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो फिर 2022 के अंदर उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे एन.वी. रमन्ना, उन्होंने भी एक 3 जज की बेंच बनाई और इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश करी, और 3 जज की बेंच ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया, है ना, पर्टेनिंग टू द लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, इन 3 जज की बेंच ने इसको भेज दिया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैंने कहा कि कम से कम 5 जज उसमें होते हैं, और उन 5 जजेस के अंदर देखिए कौन कौन से जज थे। डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, ये 5 जज। अब इन्होंने इसकी हियरिंग शुरू कर दी थी, इसकी सुनवाई शुरू कर दी थी। ठीक है, तो पहले 2019 में, फिर 22 में, अब ये आते आते 23 में डिसीजन खराई गया। तो ये सब चीज़ें इसका इतिहास रहा। और हम बात करें, चूँकि इसमें जज ने कहा था कि हम 239AA को कंसीडर करते हुए ये सब कह रहे हैं, इस लाइट में ये बात कर रहे हैं। तो 239AA क्या कहता है, तो जो 69वां संशोधन जो अधिनियम है 1992 का, उसने 2 नए आर्टिकल्स ऐड किए थे, एक 239AA और एक 239AB। इसके तहत यूनियन टेरिटरी दिल्ली जो है उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 69th जो अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसने 2 आर्टिकल्स ऐड किए हैं, एक 239AA, एक 239AB, और इसके तहत इसको स्पेशल स्टेटस, एक विशेष दर्जा दिया गया है, जैसा कि जम्मू कश्मीर को प्राप्त था 2019 तक। उसके बाद तो खैर पता ही है क्या चीज़ें मतलब डेवलप हुई। अब आर्टिकल 239AA क्या कहता है, ये कहता है कि जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की, उसको अब क्या कहा जाएगा, उसको ये कहा जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये कहा जाएगा। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको क्या कहा जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये 239AA के अंदर कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को अब इस नाम से जाना जाए, और इसका जो प्रशासक होगा, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो किस नाम से जाना जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि लेजिस्लेटिव एक असेंबली भी होनी चाहिए दिल्ली के लिए, और ये जो असेंबली होगी वो क्या कर सकती है, वो कुछ सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स, जो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, राज्य सूची में या समवर्ती सूची के विषय हैं, वो विषय जो कि इन सूची के अधीन आते हैं, उन विषयों पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली तय करेगी। लेकिन इन मामलों पर ये मैटर्स जो हैं वो एक्सक्लूड किए जाएंगे। तो ये 239AA की पूरी कहानी है। आर्टिकल 239AA में ये सब बातें आती हैं कि यूनियन जो टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जो इसका नाम बदल कर ये कर दिया, इसका एडमिनिस्ट्रेटर ये होगा, और कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी होनी चाहिए, जो कि जो भी विषय आते हैं राज्य सूची या कॉन्करेंट लिस्ट के अधीन, उन सारे विषयों पर इसमें चर्चा होगी। ये कानून बना सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इन चीज़ों को इसमें एक्सक्लूड किया गया है। इसीलिए ये जो वर्डिक्ट आया उसमें इन 3 चीज़ों को छोड़कर सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए कहा कि दिल्ली सरकार उस पर कंट्रोल रख सकती है। तो ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो की पॉइंट्स हैं वो याद रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने डिस्कस की हैं वो सब आप नोट डाउन करके रखिए। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।